ज्ञान दीक्षा चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आज आप देख रहे हैं ज्ञान दीक्षा। ज्ञान दीक्षा पे आज हम आपको इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं सीखना पाठ से। सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। सीखने की प्रक्रियाओं में प्रयास और त्रुटि का सीखना सीख चुके हैं, संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखना सीख चुके हैं, अनुकरण द्वारा सीखना भी हम पढ़ चुके हैं। संबंध प्रत्यावर्तन विधि को सीखने के बाद अब हम सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए अगर देखा जाए तो एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जो है सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। इस सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने प्रयोग में लाया था, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रवर्तक कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक हैं। कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक जो हैं उनका विश्वास था कि मनुष्य जो कुछ सीखता है वह प्रयत्न और त्रुटि द्वारा नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखता है। इस नियम के अनुसार कहा जा सकता है कि व्यक्ति जब किसी परिस्थिति या समस्या के सभी अंगों के आपसी संबंध को भली भांति समझ लेता है और तर्क वितर्क करके कुछ निष्कर्ष पर पहुंचता है, तब उसको सूझबूझ के द्वारा सीखना कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति या पशु द्वारा जो भी कुछ सीखता है, इस प्रकार प्राणी की प्रतिक्रियाएं निरुद्देश न होकर ध्येय निर्देशित हुआ करती हैं। जब कोई प्राणी किसी नई परिस्थिति में आता है तो वह उस परिस्थिति के विभिन्न अंगों में आपसी संबंध स्थापित करता है और तब उसी के अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार व्यक्ति जो कुछ सीखता है वो अंतर्दृष्टि द्वारा ही सीखा कहा जाता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में मानसिक शिक्षा का अत्यधिक महत्व रहता है। ये प्रक्रिया लक्ष्य प्राप्ति तक अविराम चलती रहती है। अंतर्दृष्टि द्वारा मनुष्य ही सीख सकता है, पशु नहीं, क्योंकि पशुओं में मनुष्य जैसी बौद्धिक क्षमता नहीं पाई जाती है। मनुष्य के अतिरिक्त कुछ विकसित श्रेणी के पशु जैसे वनमानुष तथा चिंपैंजी भी इस विधि का द्वारा कुछ सीमा तक कार्य करना सीख सकते हैं। इसलिए कोहलर महोदय ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया और वे अपने प्रयोग में सफल रहे। तो अब हम आपको बताते हैं कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर प्रयोग। अगर प्रयोग की बात करते हैं तो कोहलर ने एक चिंपैंजी को एक पिंजड़े में बंद कर दिया तथा उसमें एक छड़ी रख दी। पिंजड़े से कुछ दूरी पर केले रख दिए। केले इतनी दूरी पर थे कि उन तक चिंपैंजी का हाथ नहीं पहुंच सकता था। चिंपैंजी ने केले खाने के लिए व्याकुल होने लगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु उसका हाथ उन तक नहीं पहुंचा। तभी उसकी नज़र छड़ी पर पड़ी और उसने छड़ी और केले के मध्य संबंध स्थापित कर लिया और उसने छड़ी को उठाया और उसकी सहायता से केले प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार दूसरे प्रयोग में कोहलर महोदय ने पिंजड़े में ऐसी दो छड़ियाँ रखी जिनको आपस में जोड़ा जा सकता था। केले पिंजड़े के बाहर इतनी दूरी पर रखे गए कि उनको तभी प्राप्त किया जा सकता था जब दोनों छड़ियों को जोड़ करके एक बना लिया जाए। चिंपैंजी ने पहली बार में एक छड़ी की सहायता से केले पाने का प्रयास किया, वो असफल रहा। अनेक बार प्रयास करने के उपरांत जब सफलता नहीं मिली तो
तो उसने दोनों छड़ियों को उठा लिया, उन्हें देखने लगा। इसके बाद दोनों छड़ियों को जोड़ करके केले प्राप्त कर लिए। इसके साथ साथ प्रयोग नंबर 3 में उसने कोहलर ने प्रयोग की परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन किया। इसमें पिंजड़े में एक बक्सा रखा और पिंजड़े की छत से केले को टांग दिया। केले इतनी ऊंचाई पर थे कि उछलकर उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था, यानी वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता था। चिंपैंजी केले प्राप्त करने के लिए काफ़ी उछल कूद करता रहा, परंतु केले न पा सका। उससे थक कर वो एक कोने में बैठ गया। तभी उसकी दृष्टि बक्से पर पड़ी और वो बक्से व केले में संबंध जोड़ने में सफल रहा और उसने बक्से को केले के नीचे रखा और उसके ऊपर चढ़ कर के केले प्राप्त कर लिया। कोहलर ने चौथे प्रयोग में एक स्थान पर 2 संदूक रखे और केलों को इतनी ऊंचाई पर लटकाया कि चिंपैंजी दोनों बक्सों के ऊपर चढ़कर ही केले प्राप्त कर सकता था। पहले चिंपैंजी ने एक ही बक्सा रखा, उस पर चढ़कर केले प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा पर असफल रहा। कुछ देर प्रयत्न करने के उपरांत उसकी दृष्टि दूसरे संदूक पर पड़ी और उसने संदूक के ऊपर दूसरा संदूक रखकर केले प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार उसने केले प्राप्त किए और केले प्राप्त करने के बाद उसने अपनी भूख को मिटा ली। तो इस विधि में देखा जाए तो सूझ और अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हुए वो सीखा। अगर बात करते हैं सूझ विधि की विशेषताओं की, तो सूझ विधि या अंतर्दृष्टि विधि द्वारा सीखने की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है सूझ व अंतर्दृष्टि के सफल यानी कहते हैं फलस्वरूप संबंधित विषय वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन आ जाता है। अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की, तो सूझ के परिणाम स्वरूप पुरानी वस्तुएं एवं विषय एक नवीन स्वरूप या संगठन में प्रतीत होने लगते हैं। सूझ द्वारा ही संबंधित समस्या का हल एकाएक ही प्राप्त होता है। इस विधि में शारीरिक योग्यता अथवा क्षमता की अपेक्षा सूझबूझ और समझ का अधिक महत्व होता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति या प्राणी का बौद्धिक स्तर जितना अधिक विकसित होता है उतना ही सरल से सूझ विधि को अपना सकता है। इसलिए पशुओं की अपेक्षा मनुष्य इस विधि को अधिक अपनाते हैं और आयु के साथ साथ सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास भी होता है। इसलिए बच्चों की अपेक्षा वयस्कों में अंतर्दृष्टि अधिक पाई जाती है। अगला पॉइंट है समय एवं अनुभव के साथ साथ सूझ में भी विकास होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि अधिक से अधिक अनुभव से असीम अंतर्दृष्टि का विकास हो। अंतर्दृष्टि के विकास की बात अगर करते हैं तो उसमें अंतर्दृष्टि की एक सीमा होती है। यदि किसी एक अवसर या परिस्थिति में कोई व्यक्ति सूझ विधि द्वारा किसी समस्या का हल प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उसे अन्य परिस्थितियों में भी सूझ द्वारा सीखने की अपेक्षाकृत कम परेशानी होती है। तो ये थी इसकी सूझ विधि की विशेषताएं। अब हम आगे आपको बताएंगे सूझ विधि द्वारा सीखने का शैक्षिक महत्व। ज्ञान दीक्षा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें जिससे और वीडियो बन सके। विधि द्वारा सीखने का शैक्षिक महत्व। सूझ द्वारा सीखने के शैक्षिक महत्व की अगर बात करते हैं तो सूझ द्वारा सीखना मनुष्य की मौलिक विशेषता है। व्यवस्थित रूप से शिक्षण की प्रक्रिया को परिचालित करने का मनुष्य ही विशेष रूप से कार्य करता है। इस स्थिति में शिक्षण में सूझ विधि या अंतर्दृष्टि विधि को अपनाया जाना अनिवार्य होता है। इसके शैक्षिक महत्व की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार है। इस विधि के आधार पर सीखने एवं शिक्षण के विषय में देखा जाए समय की बचत होती है, क्योंकि संबंधित समस्या का समाधान एकाएक प्राप्त कर लिया जाता है। अगली बात अगर करते हैं तो इस विधि को अधिक समय या अधिक अपनाने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है और उसकी कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति और समस्या समाधान करने की शक्ति और योग्यता का समुचित विकास हो जाता है।
अगली बात अगर करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से कठिनाई जो होता है या कठिन माने जाने वाले विषय को समझने में ये विधि प्राय अधिक उपयोगी होती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सामान्य दैनिक जीवन में भी व्यक्ति सूझ विधि द्वारा अनेक जटिल समस्याओं का समाधान शीघ्र प्राप्त कर लेता है। सूझ विधि को ही अपना करके हम संबंधित परिस्थितियों के विभिन्न अवयवों को भलीभांति समझ लेते हैं तथा उनके आधार पर अभीष्ट समाधान प्राप्त कर लिया जाता है। यदि परिस्थितियाँ निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं तो भी उस परिस्थिति में समस्या के समाधान में सूझ और अंतर्दृष्टि से विशेष सहायता प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कारों में भी अंतर्दृष्टि और सूझ विधि को ही अपनाया जाता है। तो हमने कोहलर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किए गए सूझ विधि को हमने उसके महत्व सहित समझ लिया है। अब हम आपको प्रयास एवं त्रुटि के साथ साथ सूझ विधि के बीच में जो अंतर किए गए हैं उनको भी हम इसी वीडियो में समझा देते हैं, जिससे अगर प्रयास और भूल यानी प्रयत्न और भूल और सूझ विधि में अंतर स्पष्ट करने की बात कही जाए तो हम आसानी से समझ सकें। तो अगर बात करते हैं प्रयत्न एवं भूल विधि और सूझ विधि के अंतर में, तो हम सबसे पहले ये एक बात को ध्यान में रखते हैं कि प्रयत्न और भूल विधि, इस विधि में शारीरिक कुशलता को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि सूझ विधि में बौद्धिक शक्ति पर प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्रयत्न और भूल विधि में संवेदी प्रेरक संयोजन पर अधिक प्रभाव डाला जाता है, यानी अधिक जोर दिया जाता है, जबकि सूझ विधि में प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। अगर बात करते हैं प्रयत्न और भूल विधि की, तो इस विधि में विभिन्न प्रयासों को बदल बदल करके किया जाता है, जबकि सूझ विधि में एक बार और उससे अधिक बार यानी बार बार प्रयास को बदलने के स्थान पर एक दो बार में ही सफलता की चेष्टा की जाती है। ये सफल चेष्टा अधिगमकर्ता के उच्च बौद्धिक स्तर को इंगित करती है, यानी इंगित करती है। प्रयत्न और भूल विधि में इस पर्याप्त प्रयास के बाद सफलता मिलती है, जबकि एक सूझ विधि में एकाकी सफलता यानी एकाएक सफलता प्राप्त हो जाती है। प्रयत्न और भूल में देखा जाए तो इस विधि द्वारा प्रत्येक नई समस्या को नए ढंग से प्रारंभ किया जाता है। किसी एक समस्या का समाधान अन्य समस्याओं के समाधान हेतु काम में नहीं लाया जाता है, जबकि सूझ विधि द्वारा एक प्रकार से देखा जाए एक बार किसी समस्या को हल प्राप्त कर लेने के बाद अन्य समरूप समस्याओं के हल में भी वो विधि काम में आ जाती है। तो दोनों में अगर देखा जाए तो प्रयत्न और भूल विधि शारीरिक कुशलता यानी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करती है, जबकि सूझ विधि बौद्धिक शक्ति पर या मनोवैज्ञानिक स्तर को ध्यान में रखती है। तो इस अध्याय में हमने जो है सीखने के नियमों के तहत आज हमने जाना है प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने का शैक्षिक महत्व के साथ साथ हमने जो पढ़ा है सूझ या अंतर्दृष्टि का सीखना, इसकी चिंपैंजी पर कोहलर का प्रयोग, इसकी सूझ विधि की विशेषताएं, सूझ विधि द्वारा शैक्षिक महत्व हमने पढ़ लिया है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर और भी वीडियो चाहिए आपको या किसी अन्य विषय से जुड़े वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।